देखिए, एक तो ये है कि हम अपने टीचर से यही कहते हैं कि आप यहाँ पे शिक्षक हैं, जी तो आपको गार्जियन बहुत विश्वास के साथ अपना बच्चा दे रहा है, जी तो आप कुछ ऐसा कभी ना करें जिससे कि माँ-बाप के दिल को ठेस पहुँचे। बिना ह्यूमन इंटरैक्शन के एआई कभी भी सफल नहीं हो सकता। किताब को देख के नहीं पढ़ाना है। मैं खुद किताब हूँ ना, अगर मैं सही से अपनी बात रख रही हूँ तो बच्चा मेरी बात सुनेगा, उसको शरारत करने का समय ही नहीं मिलेगा। तो डिसिप्लिन को मेंटेन करने के लिए किस तरीके से किया जाता है, क्योंकि अदर स्कूल्स में तो अपना वही रहता है, रूलर रहता है कि बच्चों को हम रूलर से या उससे कर लेंगे, लेकिन सीबीएसई में इस चीज़ को मना भी किया गया है। बिल्कुल। नमस्कार साथियों, मैं माधव सक्सेना आपका शिक्षा पे चर्चा कार्यक्रम में आज आपका हार्दिक स्वागत और अभिनंदन करता हूं। जैसा कि आप जानते हैं, शिक्षा पे चर्चा पे हम बात करते हैं शिक्षा में हो रहे महत्वपूर्ण कदम को लेकर, जो हमारे क्षेत्र में कार्य हो रहा है, जिन लोगों ने आवाज़ उठाई है। और आज हम बदायूं के इस्लामनगर क्षेत्र में आए हुए हैं, जहां पर बीआर सीनियर सेकेंडरी स्कूल यहां पर इस्लामनगर में पड़ता है, और यहाँ पर हम आज शिक्षा के क्षेत्र में हो रहे कार्यों के बारे में बात करेंगे। और हमारे साथ मौजूद हैं आज सावली मिश्रा जी, जो कि यहाँ की बीआर सीनियर सेकेंडरी स्कूल की प्रिंसिपल हैं, और जानते हैं मैम से। मैम, आपका बहुत बहुत स्वागत है। नमस्ते मैम, जैसे कि आप जानते हैं कि हम लोगों ने ये एक कार्यक्रम का बनाया है, और बहुत बहुत आपका धन्यवाद। आपने हमें अपना कीमती समय अपना स्कूल की तरफ से दिया है। और ये कार्यक्रम का करने का हमारा मुख्य उद्देश्य वो ये है कि शिक्षा के क्षेत्र में आप जैसा कि जानती हैं कि बहुत सारे स्कूल्स आज की हमारी डेट में हो गए हैं, लेकिन हमारा जो शिक्षा का स्तर है भारत के अंदर, वो अभी भी अपनी वर्ल्ड रैंकिंग में आप देखते हैं कि इतने स्कूल्स, इतने कॉलेजेस और इतने डिग्री यूनिवर्सिटीज़ होने के बावजूद भी एजुकेशन में अभी जो हमारा बीआर सीनियर सेकेंडरी स्कूल है, अभी कौन से मीडियम में ये रन हो रहा है? ये इंग्लिश मीडियम सीबीएसई बोर्ड का स्कूल है। सीबीएसई एफिलिएटेड स्कूल है। उसमें जो आपका प्ले ग्रुप से 12th तक आपका रन हो रहा है, तो 12th में इसमें अभी आपकी कौन कौन सी स्ट्रीम बच्चा ले सकते हैं? हमारे स्कूल में तीनों स्ट्रीम्स अवेलेबल है, साइंस, कॉमर्स, आर्ट्स। हम मैम, जैसा कि आपने बताया कि ये जो विद्यालय है ये सीबीएसई से एफिलिएटेड है, और इसमें सारे तीनों स्ट्रीम्स के फिजिक्स, आपका आर्ट और आपका साइंस और कॉमर्स, तीनों ही स्ट्रीम इस समय अवेलेबल है। तो और क्या क्या जो इसमें मॉडर्न सीबीएसई में मॉडर्न जाना जाता है कि भाई यूपी बोर्ड से थोड़ी सी ज़्यादा फैसिलिटीज़ इसमें रहती हैं, तो कौन कौन सी इसमें जैसे टेक्निक्स हैं, जैसे कि स्मार्ट बोर्ड है, लर्निंग? जी, हम लोगों ने स्कूल में स्मार्ट क्लासेस इंस्टॉल किए हैं। जी जी, है ना। उसके अलावा हमारे सारे लैब्स वेल इक्विप्ड है। कंप्यूटर लैब, जो हमारे बेसिक फिजिक्स, केमिस्ट्री, बायो लैब, ये सारे हमारे वेल इक्विप्ड हैं, सारे इक्विपमेंट्स हैं। और स्पोर्ट्स रूम भी हमारा प्रॉपर्ली बना हुआ है। तो ये सारी चीज़ें जो हैं आपको, जिसमें इसमें कोई कमी नहीं है, हर चीज़ अवेलेबल है जिससे कि बच्चा पूरी तरीके से सीख सके हर चीज़ को प्रैक्टिकली करके। तो आपका जो फोकस रहता है वो किस तरीके की मतलब लर्निंग पर रहता है? ये तो मेमोरी बेस्ड लर्निंग होती है, एक थ्योरी बेस्ड लर्निंग होती है, एक आपकी कॉन्सेप्ट बेस्ड लर्निंग होती है, तो इसमें क्या रहता है? अभी थोड़ी देर पहले मैंने आपको बोला भी था कि लर्निंग बाय डूइंग ये सीबीएसई का मेन फोकस है। और अगर आप कोई भी चीज काम करके करते हैं ना, तो कॉन्सेप्ट बहुत क्लियर होता है। तो कॉन्सेप्चुअल लर्निंग इज मोस्ट इम्पोर्टेंट, क्योंकि रोट लर्निंग जिसको हम लोग कहते हैं मेमोराइजेशन करके याद करना, उसमें तो बच्चा आगे चल के कुछ भूल गया तो वो लिख नहीं पाएगा। मगर अगर कॉन्सेप्ट क्लियर रहा तो बच्चा फिर अपना के बना के भी लिख सकता है। तो बच्चों के लिए जिस तरीके से जैसे सेमिनार्स वगैरह होते हैं, वर्कशॉप्स होती हैं, और या आउटडोर टूर होते हैं, वो भी स्कूल की तरफ से अरेंज किया जाता है? हमारे स्कूल में हर साल बच्चों के लिए एक एजुकेशनल टूर ऑर्गेनाइज किया जाता है। हम लोग अलग अलग जगह पे बच्चों को ले जाते हैं। जैसे अभी लास्ट ईयर हम लोग देहरादून में ले गए थे, वहाँ पे साइंस म्यूजियम में ले गए। ठीक है, इस तरीके से हम ले जाते हैं अपने बच्चों को। और इसके अलावा स्कूल में वर्कशॉप्स, सेमिनार्स, कॉन्फ्रेंसेस, हमारा इलेक्टोरल क्लब भी बना हुआ है। हर साल हमारे स्कूल में इलेक्शंस होते हैं, बच्चे अपना जो भी उनका हेड बॉय हेड गर्ल है वो खुद चुनते हैं। ठीक है, अवेयरनेस क्लब्स हैं हमारे स्कूल में, रैलीज निकलती है हमारे स्कूल के तरफ से, एनवायरमेंट रैली निकलती है
है ना, रोड सेफ्टी रैलीज निकलती है, क्योंकि अवेयरनेस की बच्चों को भी जरूरत है। हम सोचते हैं कि बच्चों के साथ साथ समाज तक भी उसको पहुंचाया जाए तो अच्छी बात है। तो हमारे बच्चे रैलीज भी करते हैं, नुक्कड़ नाटक करते हैं। अभी आपने बीच में शिक्षकों की बात की कि बहुत हमारा शिक्षकों पे फोकस है और स्टडी पे जो है अच्छे शिक्षक हम जो है प्रोवाइड करते हैं, सारे वेल क्वालिफाइड टीचर्स हैं। तो थोड़ा सा मैं उस नज़रिए से भी जानना चाहूँगा कि अभी विद्यालय का जो स्टाफ है लगभग कितना है स्टाफ? हमारे पास 70 स्टाफ अवेलेबल है इस वक्त जी। 70 स्टाफ में से हमारे करीब 20% स्टाफ बाहर से है। अच्छा। मतलब देश के अलग अलग राज्यों से हैं, झारखंड से हैं, उड़ीसा से है, पश्चिम बंगाल से हैं, कुछ हमारे बदायूं से भी हैं, मुरादाबाद के टीचर्स हैं, चंदोसी से टीचर्स हैं। क्या सिलेक्शन प्रोसेस रहता है अगर कोई जैसे अप्लाई करना चाहे? क्योंकि इस समय जो है सेशन का जो एंड चलता है तो टीचर्स कुछ शफल भी करते हैं, अप्लाई करने रिलोकेट होना चाहते हैं, तो क्या है इसका सिलेक्शन प्रोसेस? देखिए बहुत सिंपल है। टीचर का हम जब कोई टीचर अगर इंटरेस्टेड होता है तो उनको हम एक राउंड इंटरव्यू लेते हैं। अगर बहुत दूर का कैंडिडेट है तो टेलीफोनिक इंटरव्यू ले लेते हैं। ठीक है। अगर शॉर्टलिस्ट होते हैं टीचर्स तो वो आते हैं और उनका 1 हफ्ते का एक डेमो क्लास पीरियड रखते हैं। टीचर तो वैसे 1-2 दिन में भी अगर सब कंफर्टेबल हो जाए और अगर हमें वो समझ में आए तो हम अपना सिलेक्शन प्रोसेस में अगले स्टेप में चले जाते हैं और उनके साथ सारे फॉर्मेलिटीज करके उनको हम ज्वाइन करवा देते हैं। अच्छा। तो स्कूल की तरफ से भी कोई जैसे ट्रेनिंग प्रोग्राम रहता है कि टीचर्स को अपग्रेड करने के? बहुत ये तो बहुत जरूरी है। मतलब बीएड में भी है, सीबीएसई की भी तरफ से है कि टीचर एक तो ट्रेंड होना ही चाहिए। आप ट्रेंड स्किल्ड टीचर लीजिए, साथ में इन सर्विस ट्रेनिंग भी बहुत जरूरी है, जिसके लिए सीबीएसई बहुत सारे सीबीपीज करवाते हैं। तो हमारा जो स्कूल है वो हर सीबीपी में हिस्सा लेता है और इसके अलावा भी हम अपने स्कूल में अलग से अपने टीचर्स के लिए भी वर्कशॉप्स रखवाते हैं। अच्छा। जी, ताकि वो जो है अलग से भी मोटिवेट हो सके, लर्निंग टेक्निक सीख सके, तो कि वो बच्चों को और बेहतर पढ़ा सके क्लास में। अच्छा। तो जैसे कि स्कूल्स में टीचर्स और स्टूडेंट के बीच का जो रिलेशनशिप है वो बहुत ही नाजुक रिलेशनशिप होता है, बहुत मतलब क्योंकि बच्चे जो होते हैं ग्रोथ एज में होते हैं, 12th के बच्चे बड़े बच्चे होते हैं, तो उसके लिए मैनेजमेंट की तरफ से या आप लोगों की तरफ से क्या वो किया जाता है? देखिए, एक तो ये है कि हम अपने टीचर से यही कहते हैं कि आप यहाँ पे शिक्षक हैं, तो आपको गार्जियन बहुत विश्वास के साथ अपना बच्चा दे रहा है, तो आप कुछ ऐसा कभी ना करें जिससे कि माँ बाप के दिल को ठेस पहुंचे, है ना। वो अपना अमूल्य धरोहर आपके हाथ में लाकर दे रहे हैं, तो उसको एक छोटे से पौधे की तरह ट्रीट करिए। हाँ, जो बड़े बच्चे होते हैं तो थोड़ा सा कभी कभी वो अपने मतलब वही मैंने कहा ना कि थोड़ा सा इम्पैक्ट हो जाता है, चेंजिंग टाइम्स है, तो कई बार वो थोड़ा सा अपने अगर लिमिट को क्रॉस करते हैं तो या तो वही है कि हम एक फ्रेंडली अप्रोच रखे, है ना। एक पॉइंट के बाद कहते हैं कि जब पिता का जूता और बेटे का जूता सेम हो जाए तो बेटे को मार के नहीं बल्कि उसको एक दोस्त की तरह आप समझाएं। तो काउंसलिंग हम करते हैं, बच्चों की रेगुलर काउंसलिंग चलती है और बच्चे हमारे बहुत अच्छे हैं। ये मैं ये जरूर कहूंगी कि समझाने पर समझ भी जाते हैं। आज तक इस 8 साल में ऐसा कभी कोई इंसिडेंट ईश्वर की कृपा से हमारे स्कूल में नहीं हुआ है। और यहाँ पर पहली बात तो अगर आप कनेक्शन अपने बच्चे से अच्छा रखेंगे ना, तो अगर आप उसको डांटेंगे भी तो वो आपकी बात को प्यार से सुन लेगा। तो प्यार बहुत जरूरी है, वो बुनियाद है, सबसे बड़ी बात। बहुत अच्छी बात कही आपने। इसके मैं थोड़ा सा आगे बढ़ना चाहूँगा कि स्कूल में जो जैसे कि जो बहुत सारे अलग अलग कल्चरल प्रोग्राम्स होते हैं, म्यूजिक है, डांस है, इस तरीके की एक्टिविटीज बच्चों को कराई जाती हैं? जी, हमारे डांस क्लासेस हैं, हमारे टीचर हैं, वो डांस सिखाती है अपने बच्चों, हमारे बच्चों को। और पेंटिंग पे भी बहुत हम लोग फोकस करते हैं, डिफरेंट काइंड्स ऑफ पेंटिंग्स हम बच्चों को सिखाते हैं। और हम टाइम टू टाइम प्रोग्राम्स रखते हैं, कोई भी ओकेजन हो, चाहे वो एक अपने वक्तव्य में आपने डिसिप्लिन पे जोर दिया, तो डिसिप्लिन को मेंटेन करने के लिए किस तरीके से किया जाता है? क्योंकि अदर स्कूल्स में तो अपना वही रहता है, रूलर रहता है कि बच्चों को हम रूलर से या उससे कर लेंगे, लेकिन सीबीएसई में इस चीज़ को मना भी किया गया है। बिल्कुल, है ना। तो डिसिप्लिन के लिए कुछ लोगों का ये मानना है कि ये बहुत ज़रूरी है कि बच्चों को सख्ती से ही रखा जाए, तो आपका इस बारे में क्या सोचना है? नहीं, मैंने आपको शुरू में भी बोला, चाइल्ड सेंट्रिक लर्निंग है हमारा, और यहाँ पर हम किसी प्रकार का कोई वर्बल असॉल्ट या फिजिकल असॉल्ट को बिल्कुल सपोर्ट नहीं करते, बिल्कुल भी टॉलरेट नहीं किया जाता। बच्चे पर हाथ उठाना तो बिल्कुल सख्ती से मना है,
हम बच्चे को किसी प्रकार से भी मतलब कोई हिट नहीं करता है ना। मैंने जैसे कि आपको कहा ना कि बच्चे को अगर समझाया जाए तो बच्चा समझता है, तो वही हमारा मेन पॉलिसी है। हम सख्ती है, हम तो खुद कहते हैं कि टीचर अगर बहुत प्रिपेयर्ड होकर आता है ना, अगर बहुत पढ़ के हम आते हैं, हमारी तैयारी होती है, मुश्किल से 30 मिनट का तो क्लास होता है सर। जी आने जाने में 5 मिनट, 25 मिनट है। 25 मिनट में अगर मैं बहुत अच्छे से पढ़ के आऊं और बच्चों के साथ मेरा आई कांटेक्ट रहे, किताब को देख के नहीं पढ़ाना है, मैं खुद किताब हूं ना। अगर मैं सही से अपनी बात रख रही हूँ तो बच्चा मेरी बात सुनेगा, उसको शरारत करने का समय ही नहीं मिलेगा। और इतना ज्यादा इन्वॉल्व कर लो, इंटरैक्टिव लर्निंग जो सीबीएसई कहता है कि आप 2 बात कहो, बच्चे से 4 बात पूछो, बच्चा इन्वॉल्व हो, कॉम्पिटिशन्स रखो, क्विज रखो, चैलेंजेस दो, पजल सॉल्व करवाओ, इतना कुछ करवाओ कि बच्चा इतना बिजी हो जाए कुछ शरारत करने का मौका ही ना मिले। जी, ये तो मैम एजुकेशन से रिलेटेड बात हो गई। अब बात करें बच्चे की फिजिकल और मेंटल हेल्थ की, तो उसके लिए भी विद्यालय की एक अहम भूमिका है। तो उसके लिए विद्यालय किस तरीके से तैयार है? हम लोगों में काउंसलर्स हैं, हमारे काउंसलिंग कमेटी है जी, वो काउंसलिंग कमेटी बच्चों से टाइम टू टाइम डील करते हैं। कुछ डिफिकल्ट चाइल्ड है, मैं ये नहीं कहूंगी, हर स्कूल में ही होता है, हमारे स्कूल में भी कुछ मेंटली कुछ डिसेबल्ड है, हाँ, फिजिकली डिसेबल्ड है, उन बच्चों के लिए जैसे शिक्षा को किस तरीके से आप? हमारे यहाँ पर 1-2 बच्चे हैं और उनके लिए हमने टीचर रखा है। वो टीचर्स अलग से उन बच्चों को देखते हैं उन लोगों के लिए, क्योंकि उनको थोड़ा सा वो थोड़े से स्लो लर्नर्स, थोड़े से होते हैं, स्पेशल नीड्स होती हैं। हाँ, उनकी स्पेशल नीड्स होती है, तो जितना उनको हम दे सकते हैं हम अपने प्यार से देते हैं उन्हें। और उनके लिए हम एक्स्ट्रा लर्निंग एड्स भी हमारे पास है, हम वो लर्निंग एड्स उनको अवेलेबल कराते हैं कि उसके हेल्प से भी वो सीख सके। और अभी तक विद द ग्रेस ऑफ गॉड ये सारे बच्चे परफॉर्म कर रहे हैं। हो सकता है कि आगे चल के और भी बेहतर करें, अभी तक सेटिस्फैक्ट्री है उनका। मैम ये तो मैम अभी थोड़ा सा हम आ जाते हैं, ये पार्ट हमारा एजुकेशन से रिलेटेड, थोड़ा सा इंफ्रास्ट्रक्चर की तरफ आ जाते हैं कि इंफ्रास्ट्रक्चर अभी जैसे बिल्डिंग बहुत अच्छा स्टेज में दिखाई दे रहा है, 3 स्टोरी बिल्डिंग है हमारा और अप्रूव्ड बिल्डिंग है, और इसमें बिल्डिंग के अंदर क्या क्या फैसिलिटीज़ हैं उस पर हम आ जाते हैं। तो कितने अभी क्लासरूम्स हैं हमारे यहाँ पे इस वक्त? 52 क्लासरूम्स है जिसमें क्लासेस रनिंग है। जी। उसके अलावा हमारे कॉन्फ्रेंस हॉल है जी। और जो भी हमारे एक्स्ट्रा जैसे मैनेजमेंट के लिए अलग से फैसिलिटीज है, गेस्ट रूम है, एग्जाम रूम है, सब हमारे अलग अलग है। वगैरह क्या रहता है? हाँ, लेबोरेटरीज वगैरह, लैब्स हमारे तीनों लैब्स है, फिजिक्स, केमिस्ट्री, बायो, कंप्यूटर लैब, ये चारों लैब्स हमारे वेल वर्किंग कंडीशन में है। और इसके अलावा लाइब्रेरी है हमारे यहाँ पर, 1500 प्लस में बुक्स हैं स्कूल में, वेल स्टॉक्ड लाइब्रेरी है, बच्चे उसको आसानी से जब चाहे एक्सेस कर सकते हैं जी। और इसके अलावा आर्ट रूम है, स्पोर्ट्स रूम है, म्यूजिक रूम है। स्पोर्ट्स में क्या क्या फैसिलिटी रहती है? स्पोर्ट्स में हमारे पास बास्केटबॉल है, फुटबॉल है, क्रिकेट है, वॉलीबॉल है, खो खो है, टेबल टेनिस है, इंडोर गेम्स अवेलेबल है। तो ये सारी चीजें हैं। हम लोग बास्केटबॉल कोर्ट को बनाने की प्लानिंग भी कर रहे हैं। पेरेंट्स के मन में जो सबसे ज्यादा डर रहता है वो रहता है सिक्योरिटी को लेकर, तो स्कूल का कैंपस के में सिक्योरिटी की क्या फैसिलिटी? यू कैन टेक माय वर्ड्स, बहुत सिक्योर कैंपस है। 120 सीसीटीवी कैमरास हमारे इंस्टॉल्ड है, आईपी कैमरास है हमारे स्कूल में। 24/7 रन करता है, रात की भी रिकॉर्डिंग्स होती है, ऑडियो वीडियो दोनों ही हमारे कैमरास में फैसिलिटी अवेलेबल है। अच्छा। और मतलब यहाँ पर हम कोई कॉम्प्रोमाइज नहीं करते हैं। अच्छा जी। और ये सीसीटीवीज का हो गया, और मतलब एंट्रीज गार्ड्स वगैरह की है हमारे और आपका आईडी कार्ड्स वगैरह है बच्चों का प्रॉपर, और आपका क्या, और इसके अलावा बच्चों का सिक्योरिटी को लेकर? हाँ, बच्चों के पास आईडी कार्ड्स हैं, हमारी एंट्री एग्जिट के भी कार्ड, जो सेल्फ बच्चे आते हैं उनका एंट्री एग्जिट कार्ड। हॉस्टल में क्या फैसिलिटीज रहती हैं? हॉस्टल में हमारे बाहर से टीचर्स हैं, वो हमारे बच्चों का ध्यान रखते हैं, वार्डन भी है हमारे स्कूल में, तो वो स्पेशली केयर करते हैं बच्चों का। अच्छा। एयर कंडीशनड हॉस्टल है हमारा, उसमें मतलब हर तरीके की जो भी फैसिलिटीज होनी चाहिए अच्छा। वो है। अच्छा मेस है, उसमें हम लोग बच्चे को हेल्दी न्यूट्रिशियस डाइट, जैसे घर का खाना है उस तरीके का खाना ही हम लोग अवेलेबल कराते हैं। अच्छा। और 5 टाइम्स मील हम लोग प्रोवाइड करते हैं, ब्रेकफास्ट, रिफ्रेशमेंट, लंच, मतलब स्कूल के रिसेस टाइम में लंच, देन अगेन इवनिंग रिफ्रेशमेंट, फिर रात का डिनर। अच्छा। ये सारी चीजें हैं। और मैम पढ़ने के लिए जैसे बच्चों को लाइब्रेरी वगैरह की क्या फैसिलिटी रहती है स्कूल में? बच्चे के पास ऑल द टाइम लाइब्रेरी ओपन रहता है, आप कभी भी बच्चा पढ़ना चाहे, इवन ड्यूरिंग स्कूल का आवर, आफ्टर स्कूल आवर भी अगर वो
एक्सेस करना चाहता है तो उसको हम लोग कोई रोक टोक नहीं है, आप आराम से बच्चे बैठे या पढ़े लाइब्रेरी। ठीक है, मतलब इंफ्रास्ट्रक्चर आपका सॉलिड है कि किसी भी तरीके से बच्चों को कोई प्रॉब्लम होने वाली हम लोगों ने नहीं। फायर की भी सारी व्यवस्था हमारी है। हाँ, फायर का भी मैंने देखा। मैं स्कूल का टूर भी एक वीडियो के साथ में डाल दूंगा कि ताकि आपको स्कूल की फैसिलिटीज जो भी स्कूल प्रोवाइड करा रहा है वो आपको एकदम क्लियर हो जाए कि जो हम बोल रहे हैं, जो मैं बता रहे हैं वो अप टू डेट है कि नहीं। साथ साथ अब मैं आना चाहूँगा पेरेंट्स के नज़रिए से कि इसका जो एडमिशन प्रोसीजर रहने वाला है, अगर वो कराना चाहें, जितनी चीज़ें अगर उनके अकॉर्डिंग 100/100 नंबर आपको देते हैं पेरेंट्स, तो अगर वो आप कराना चाहें तो क्या एडमिशन प्रोसीजर रहने वाला है? देखिए, पहले तो रजिस्ट्रेशन कराना होता है जी, ठीक है, दोनों ही अवेलेबल है। हमारे टीचर्स पेरेंट्स को भी रीच आउट करते हैं तो कई बार स्पॉट रजिस्ट्रेशन भी हो जाता है। और जो स्कूल में आकर स्कूल को देखने के बाद रजिस्टर करना चाहते हैं वो स्कूल में आकर भी आ सकते हैं, मतलब उनकी अपनी इच्छा है, वो आकर देखने के बाद भी कर सकते हैं। यहाँ पर रजिस्ट्रेशन प्रोसेस के बाद एडमिशन प्रोसेस बहुत फास्ट है हमारा, हमने बहुत फास्ट रखा हुआ है हमारे यहाँ पर। हमने इसीलिए ज़्यादा से ज़्यादा मतलब पीपल रखे हैं रिसेप्शन में जो इस प्रोसेस को ज़्यादा डिले ना करे। पेरेंट्स आएंगे, बच्चे का अगर एज क्राइटेरिया वो फुलफिल कर रहा है, क्योंकि अब तो ये सबके स्कूल के लिए मैंडेटरी हो गया है कि हमें जो प्रॉपर एज क्राइटेरिया के अकॉर्डिंग जो क्लास है उसी क्लास में ही हमें लेना है। अच्छा। मतलब हम किसी और क्लास में ले भी नहीं सकते, ना हम पीछे कर सकते हैं ना हम आगे कर सकते हैं। और ये हर स्कूल को ही मानना होगा, सिर्फ मेरा ही नहीं, हर स्कूल को मानना है, नहीं तो बच्चे को ही आगे प्रॉब्लम होती है। और उसके बाद अगर वो एज क्राइटेरिया को फुलफिल कर रहा है और अगर वो जूनियर क्लासेस में है जैसे PGNC, तो उसका तो कोई खैर कोई टेस्ट नहीं है, वहाँ डायरेक्ट एडमिशन हो जाता है। मगर अगर आप थोड़े से सीनियर क्लासेस के लिए आ रहे हैं तो आपको एक छोटा सा एंट्रेंस टेस्ट, जो कि वो भी ध्यान रखिए कि ध्यान रखकर कि बच्चा एक नए माहौल में आके टेस्ट देता है तो उसको कोई हैरासमेंट ना हो। हम उसको एक बहुत ही सरल पेपर देते हैं उसके स्टैंडर्ड को बस देखने के लिए कि बच्चा पढ़ पा रहा है कि नहीं, अपने लेवल के हिसाब से समझ पा रहा है कि नहीं। वहां पर भी हमने टीचर हेल्प भी दिया हुआ है कि टीचर भी रहते हैं एडमिशन प्रोसेस के वक्त, जो कि बच्चे को क्वेश्चन ना समझने पर समझा दे कि बेटा हमसे आपसे क्या पूछा जा रहा है। अब वो क्वेश्चन पढ़ के समझा देते हैं, फिर बच्चा ताकि आराम से अपना पेपर कर ले और फिर उसको चेक कर लेते हैं। इफ दैट इज डन एंड इफ पेरेंट्स घूमकर वो सेटिस्फाइड होते हैं तो एडमिशन। तो मैम थोड़ा सा पेरेंट्स के उससे जानना चाहेंगे कि फीस स्ट्रक्चर वगैरह क्या आपका रहता है और स्कूलों के कंपैरिजन में किस तरीके का फीस स्ट्रक्चर है? फीस स्ट्रक्चर तो सर बिल्कुल ही नॉमिनल है, मतलब आप मैंने आपको ये बात मैं शायद अश्योर कर सकती हूँ कि आप वेबसाइट में चेक कर लीजिए। मतलब इस पूरे क्षेत्र के 12th के स्कूल के हिसाब से सबसे कम फीस हम लोग ले रहे हैं। इस चीज का मैं दावा कर सकती हूँ, शायद 99% में सही कह रही हूँ, गलत नहीं है, मैं सबसे कम ले रहे हैं हम लोग। जी बिल्कुल, और मैं आपको नंबर भी डिस्प्ले कर देता हूँ इसके साथ साथ, ताकि आपकी अगर कोई भी इंक्वायरी है तो आप नंबर्स पे भी कांटेक्ट कर सकते हैं और नंबर्स पे कांटेक्ट करके फीस से एडमिशन प्रोसेस से रिलेटेड जो सारी जानकारी है वो आपको मिल जाएगी। इसके साथ साथ मैं थोड़ा सा जानना चाहूँगा कि ये जो हमारा स्टूडेंट्स का जो स्ट्रेंथ है वो इस समय प्रेजेंट में स्कूल का कितना? 1352 हमारा स्टूडेंट स्ट्रेंथ है इस वक्त। जी। तो और हम आशा करते हैं कि इस साल हम बहुत ज़्यादा नहीं 1500 टारगेट लेके चल रहे हैं। हमारे पास 1500 बच्चों की कैपेसिटी है। हाँ, हम एक क्लास में स्कूल्स में ये रहता है कि किसी क्लास में बहुत ज़्यादा बच्चे, तो स्टूडेंट और टीचर रेशियो क्या रहता है? हमारा बहुत ही वेल फॉर्म्ड है, क्योंकि CBSE ने क्राइटेरिया बना दिया है, हम उसके बियॉन्ड जा भी नहीं सकते। मैक्सिमम 40 स्ट्रेंथ है। तो हम नीचे के क्लासेस में, मतलब हम 5th तक 1:35 का रेशियो रखते हैं, 40 भी नहीं रखते हैं। अच्छा। हमारे सेक्शंस इस वजह से ज्यादा भी हैं, तो हमने 1:35 का रेशियो रखा है और 6th ऑनवर्ड्स 1:40 का ही रेशियो है। इसमें कुछ स्पेशल डिस्काउंट्स या आपका स्पेशल कैटेगरी के लोग होते हैं, जैसे कि आपका शेड्यूल कास्ट है, OBC है, या इकोनॉमिक वीकर सेक्शन जो है, वो भी अगर पेरेंट्स आपके स्कूल में एडमिशन कराना चाहें तो उनके लिए कोई अलग तरीके का डिस्काउंट अवेलेबल या ऑफर रहता है? हाँ जी, देखिए मैंने पहले भी आपको कहा था कि मैंने इस एरिया को स्टडी किया है। यहाँ पे रूरल एरिया है, यहाँ पर इनकम लो है गार्जियंस का, वो मैं समझ चुकी हूँ और मैनेजमेंट भी इस चीज से बहुत वाकिफ है। तो इसीलिए हमने लो तो रखा ही है अपना फीस स्ट्रक्चर। उसके बाद भी अगर कोई गार्जियन हमसे आकर मतलब अपनी समस्या बताता है, प्रिंसिपल सर से या मैनेजमेंट से मिलकर वो अपनी समस्या को रखता है, तो ऑब्वियसली हम उस बच्चे के लिए स्कॉलरशिप अरेंज कर देते हैं। हमारे पास ऐसे बहुत बच्चे हैं जो स्कॉलरशिप में पढ़ रहे हैं, उनको छूट मिली हुई है। और अगर बच्चा
अच्छे नंबर स्कोर करता है तो वो बच्चा डिजर्व करता है। जी, मतलब हम नहीं जैसे चाहते मैं कि वो भी आपसे पूछना चाहूँगा थोड़ा सा आगे बढ़ के कि मेरिटोरियस स्टूडेंट्स या गर्ल्स के लिए स्कूल एडमिशन प्रोसीजर में क्या रिलीफ देने वाला है? देखिए, हम 95% वाले बच्चे को तो फुल स्कॉलरशिप दे देते हैं अच्छा। और 90 प्लस में जो बच्चा आ रहा है उसको भी हम 50% अबव स्कॉलरशिप देते हैं ताकि अच्छा। वो भी पढ़ सके। और गर्ल्स की अगर बात है तो गर्ल्स को तो सरकार खुद चाहती है कि हमारी बेटियां हाँ, पढ़े, बेटियां पढ़ें, तो आगे बढ़ें। इसीलिए गार्जियन जो बेटी के जो माँ बाप हैं वो आए, उनको जो जो जिस जिस प्रकार की सुविधा है, मतलब स्कॉलरशिप के अतिरिक्त भी अगर कोई सुविधा की रिक्वायरमेंट है तो वो भी हम देने को तैयार हैं। ठीक है, बहुत अच्छा प्रयास आपका और आपके स्कूल का इस क्षेत्र को शिक्षा के क्षेत्र में आगे बढ़ाने के लिए किया जा रहा है। थोड़ा-सा स्कूल की उपलब्धियों पे मैं हम लोग चर्चा कर ही चुके हैं कि आपने एक अलग-अलग क्षेत्र में किस प्रकार से बच्चों ने अलग-अलग अपनी परफॉर्मेंस दिखाई है और अपने क्षेत्र में ही नहीं, पूरे देश में भी यहाँ तक कि राष्ट्रपति भवन तक अब बच्चों ने अपनी पहचान बनाई है और नेशनल्स में भी आपके स्कूल्स ने बच्चों ने अच्छा प्रतिभा खेलकर अच्छा जो है पुरस्कार जीता है। और आपके स्कूल का अगर कोई टीचर का कोई अचीवमेंट रहा हो तो बहुत जैसे कि सिलेक्ट हो जाते हैं, गवर्नमेंट में नंबर आ जाता है या हाँ। कहीं अच्छी जगह उनका चयन हो जाता है, अपनी सेवाओं को यहाँ तक दिया उन्होंने, उसके बाद में अगर वो साथ-साथ सरकारी की तैयारी कर रहे हैं जी, वो आगे भी उनका चयन हो जाता है, कोई ऐसी उपलब्धि आप बता सकें? हाँ, और या स्कूल के पूर्व छात्र हैं क्योंकि 8 साल है, आपका दूसरा बैच भी हाँ। इस समय निकल रहा है, पूर्व छात्र का कोई अच्छा अचीवमेंट हो जो आपको लगता हो कि उन्होंने बच्चे आके बताते हैं कि ये जैसे कि आपने बताया आईआईटी में सिलेक्शन हो गया, एएमयू में सिलेक्शन हो गया, या कोई अच्छी जॉब तक बच्चा पहुँचा हो, अच्छा स्कोर किया हो, ऐसा कोई हो? या स्कूल की ऐसी कोई कहानी हो जो आपको एज़ अ टीचर, एज़ अ आपको एडमिनिस्ट्रेटर, प्रिंसिपल जो आपको याद हो, आपके दिमाग में घर कर गई हो? आपके मतलब नॉट ओनली दिस स्कूल, आपके एज़ अ होल करियर कि जो आपके बच्चों ने कोई ऐसी-ऐसी बच्चे हो जाते हैं, अपने दिमाग में छाप छोड़ जाते हैं, तो ऐसी अगर आप हमसे कोई कहानी शेयर करना चाहें? देखिए, मेरा तो टीचिंग करियर 25 साल का है। जी। 25 साल से मैं पढ़ा रही हूँ। जी। बड़ा लंबा दौर मैंने, तो मेरे तो ऐसे हो सकता है 500 से भी अतिरिक्त बच्चे आज फॉरेन के अलग-अलग कंपनी मतलब फॉरेन में सेटल्ड है जी। और बड़े-बड़े मतलब जजेस हैं, लॉयर्स हैं, मतलब दिल्ली हाई कोर्ट में काम कर रहे हैं, सुप्रीम कोर्ट में काम कर रहे हैं, जी, जी। इधर आपके सीए बन चुके हैं, मतलब बैंक्स में वर्क जी, जी, कर रहे जी। हैं, बहुत मतलब प्राउड फील होता है कि हाँ हमने उन बिल्कुल, बच्चों को पढ़ाया हाँ और भले ही मतलब हम उसमें पूरा योगदान नहीं कह सकते, उसमें नहीं समाज का बिल्कुल, उनके माता पिता का बहुत माता-पिता का, अन्य शिक्षकों का भी, लेकिन हमारी उसमें छोटी-सी भूमिका रही और हमारी भूमिका की वजह से वो बच्चा जो मतलब अपनी एफर्ट्स लगा के जी थोड़ा-सा आगे बढ़ पाया। जी जी जी। यहाँ भी इस स्कूल में भी बच्चों ने मतलब लास्ट ईयर भी हमारी एक बच्ची है जी। तानिया गुप्ता, उसने मैथ्स में 100 में 100 स्कोर किया, हुँ, हुँ। तो ये भी अपने आप में बहुत मेरे बड़ी। लिए एक बहुत गर्व का विषय है जी, जी। है ना। 95% से अतिरिक्त मार्क्स लेकर बच्चे पास हुए हैं, 95 प्लस बच्चे ला रहे हैं। परसेंटेज स्कोर हुआ है बच्चे का, तो वो भी अपने आप में मैं मानती हूँ कि अभी हमारा छोटा सा ही प्रयास है, अभी तो हमें बहुत लंबी हाँ, लंबी जर्नी जर्नी पूरी पूरी करनी करनी है, है। तो छोटे-छोटे कदम मिला के ही हम लोग एक बहुत बड़ा रास्ता तय करेंगे, यही मैं मानती हूँ। आप थोड़ा-सा अब इंफ्रास्ट्रक्चर की भी बात हो चुकी है, फीस से रिलेटेड भी बात हो चुकी है। अब हम आ जाते हैं अभिभावकों को लेकर कि अभिभावकों के दिमाग में बच्चे को पूरे साल में निश्चिंत हो जाता है एक बार एडमिशन कराने के बाद में और ये एक्सपेक्ट करता है कि अब अगले साल जो है बहुत अच्छा जो है मेरे बच्चे में इम्प्रूवमेंट देखने को मिलेगा। तो अभिभावकों के नज़रिए से हम थोड़ा-सा लेके चलते हैं कि स्कूल में जो अभिभावकों की जो भागीदारी है, आप क्या चाहते हैं आप एक पेरेंट से? स्कूल क्या चाहता है? देखिए, मेरा बस इतना मानना है कि अभी आपने एक बात कही ना कि अभिभावक हमारे हाथ में बच्चे देकर निश्चिंत हो जाते हैं, जी, बिल्कुल निश्चिंत रहे, कोई समस्या नहीं है। जी। बच्चा जो मेरे पास 6-7 घंटे है, उसमें वो बिल्कुल निश्चिंत रह सकते हैं। मैं उनके बच्चे का अपने बच्चे जैसा ध्यान रखूँगी, मेरा हर टीचर ये काम करेगा। मगर यहाँ से लौटकर घर जाने के बाद अगर शिक्षित गार्जियन है, तो एक बार उसकी कॉपियाँ उठाकर देखे और अगर कुछ गलत बच्चा कर रहा है या हमसे ही जाने-अनजाने में कुछ गलत हुआ है, तो हमें उससे अवगत कराएँ
हम अपनी गलतियों को भी मानने के लिए हमेशा तैयार रहते हैं, क्योंकि है तो इंसान ही, भगवान तो हम है नहीं। जी जी। है ना, गुरु को तो भगवान का दर्जा दे दिया गया, मगर मैं मानती हूँ कि हम लोग बहुत ही तुच्छ मनुष्य हैं, तो गलती हो सकती है। जी जी। तो वो हमें अवगत कराए, और अगर बाई चांस गार्जियन पढ़े लिखे नहीं है, तो अगर ट्यूशंस पढ़ा रहे हैं, तो वो टीचर अगर थोड़ा सा जिम्मेदारी लेकर उनके तक पहुंचा दे इस बात को कि ये बच्चे में सुधार होना चाहिए, तो वो हमें बता दे। और अगर कुछ नहीं कर सके तो कम से कम बच्चे से 5 मिनट घर में बैठकर ये पूछे कि आज मैडम ने तुम्हें क्या पढ़ाया, क्या क्या हुआ। हाँ। और ये मेक श्योर करे कि जो हम गृह कार्य दे रहे हैं, होमवर्क दे रहे हैं बच्चे को, वो बच्चा बैठ के 2 घंटे की पढ़ाई तो कम से कम करे। ये बहुत जरूरी है स्कूल कि जो है स्कूल के बाद भी जी बच्चा घर पर थोड़ा कुछ ना कुछ अध्ययन जी करे। बस वो देखे, उनको ये देखने की जरूरत नहीं कि वो क्या कर रहा है। अगले दिन वो मेरे पास ही तो आएगा, मैं देख लूंगी कि उसने अपनी कॉपियों में क्या किया है। मॉनिटरिंग करना बहुत जरूरी हाँ, है, बस मॉनिटर करे, बस इतना ही मैं निवेदन करूंगी अपने गार्जियन से कि वो बस बच्चे पे नजर रखे, और जितना हो सके मोबाइल से उसे दूर रखे। मोबाइलों से भी दूर रखे, क्योंकि आज की डेट में मोबाइल में पॉजिटिविटी कम आ रही है और बच्चों में नेगेटिविटी बहुत तेजी से बढ़ रही है, क्योंकि नेगेटिव कंटेंट जो है वायरल होने के बनाने के चांस बच्चों में वही करने का, वही कुछ करने का, उसको देख के करके देखते हैं, फिर उसको करने की कोशिश करते हैं। डिस्ट्रैक्शंस आ जाते हैं। डिस्ट्रैक्शन वो जो है मोबाइल्स की वजह से आजकल काफी बढ़ गया है, पेरेंट्स में भी हो गया है, पेरेंट्स भी अपने मोबाइल्स में लगे रहते हैं, बच्चे भी अपने मोबाइल्स में लगे रहते हैं। तो इन सब चीज़ों को अवेयर करने के लिए आप पेरेंट्स तक पहुंचने के लिए किस तरीके से, मतलब स्कूल की तरफ से क्या प्रयास करें, जैसे वर्कशॉप हो गई या पीटीएम हो गई, इस तरीके से क्या क्या आयोजन किया जाता है? हम लोग 2 महीने के अंतराल में पीटीएम्स रखते हैं, या तो किसी टेस्ट से पहले या टेस्ट के बाद। मोस्टली कोशिश करते हैं कि टेस्ट से पहले एक पीटीएम रखा जाए, ताकि गार्जियंस की अगर कोई समस्या है तो वो सुन ले, और उसको 1 हफ्ते का अगर ड्यूरेशन मिल जाए या 10 दिन का ड्यूरेशन मिल जाए तो उसको सुधार कर ले। और पोस्ट एग्जाम भी पीटीएम्स रखते हैं, ताकि वो अपना खुद आकर अपने बच्चे का इवैल्यूएशन शीट देख ले। ये तो एक रहता ही है। इसके अलावा हमारे टीचर्स हर दिन, ये हमारा मतलब नियम है कि हर दिन 5 गार्जियंस को हम लोग कॉल करते हैं। हम फिक्स कर लेते हैं कि रोल नंबर वाइज हम लोग 5-5 गार्जियंस को कॉल करते हैं। तो किसी भी क्लास में 35 या 40 से ज्यादा बच्चे हैं नहीं, तो वो 6 दिन में रोल ओवर, 6-7 दिन में रोल ओवर हो जाता है। तो गार्जियन से महीने में 3-4 बार तो बात हो ही जाती है। तो जो गार्जियंस नहीं आ पाते या दूर रहते हैं, बाहर काम करते हैं, किसी वजह से यहाँ पे नहीं है, तो अपनी बातें, अपनी प्रॉब्लम्स फोन पे भी शेयर कर लेते हैं। हमारे जो कोऑर्डिनेटर्स हैं उनका नंबर ऑल टाइम अवेलेबल है, मेरा नंबर ऑल टाइम अवेलेबल है। हमारा कहना यह है आपके गार्जियंस को, देखिए इस समय का जो मैंने कहा ना, कंपटीशन का टाइम भी है, तो अपनी अवेलेबिलिटी हमेशा गार्जियंस को सामने रखना चाहिए कि मैं आपके लिए हमेशा अवेलेबल हूँ। आप मुझे रात को अगर 10 बजे भी कॉल करेंगे तो मैं फोन उठाऊंगी, 11 बजे भी अगर कॉल करेंगे तो मैं उठाऊंगी। ऐसे कि मेरा कहना ही है कि अगर टीचर आपको ना उठा रहा हो तो आप कोऑर्डिनेटर को करिए, अगर कोऑर्डिनेटर नहीं उठा रहा तो मुझे करिए, मगर आप करिए फोन। मतलब ये बात रह ना जाए कि कोई बात रह गई और उसके वजह से बच्चे का नुकसान हो गया। बिल्कुल, जैसा कि मैम आप जानती हैं, स्कूल एक सामाजिक संस्था होती है। समाज के जो हितकारी कार्य होते हैं, बहुत सारे सामाजिक संगठन होते हैं और सामाजिक कार्य होते हैं, उसको लेकर स्कूल किस तरीके से आगे बढ़ा है? जैसे मैंने आपको कहा कि हम टाइम टू टाइम रैलीज निकालते हैं, और पुलिस और प्रशासन का इसमें बहुत हम लोग को सहयोग करते हैं वो कि हम रैलीज निकालते हैं, ताकि वही है कि समाज में एक अवेयरनेस हो। ठीक है, तो इसलिए इस चीज को हम बहुत बढ़ावा देते हैं, और टाइम टू टाइम हम लोग जो भी हम अपना प्रोग्राम करते हैं उसमें हम अपने अभिभावकों को भी बुलाते हैं, ताकि वो आकर उस प्रोग्राम में हिस्सा ले, और उसके जो भी स्ट्रेंथ और वीकनेस दोनों हैं, दोनों का आकलन करें और हमें बताएं कि इसमें क्या कमी रही और इसमें क्या होना चाहिए। ठीक है, और जैसे कि सारे एनजीओज भी होते हैं, जैसे कि जो अलग अलग, जैसे कि धूम्रपान के बारे में अवेयरनेस है। अभी तक हमारे पास कोई एनजीओ ने मतलब अप्रोच नहीं किया है डायरेक्टली, तो हम अपने स्तर पे सफाई अभियान कराते हैं। नो ड्रग्स कैंपेनिंग करा लिया, स्काउट होता है, एनसीसी होता है, स्काउट है। हाँ, इसके थ्रू जो बहुत सारे सामाजिक कार्य जो है किए जाते हैं। विद्यार्थी के जीवन में अनुशासन और समाज के प्रति जो हमारा उत्तरदायित्व है उसको बढ़ावा देने के लिए, तो वो भी स्कूल की तरफ से हमारे यहाँ पे स्काउट ट्रेनिंग होती है। साल में एक बार हम स्काउट ट्रेनिंग कराते हैं। हमारे बच्चे बहुत मतलब भारी तादाद में उसमें हिस्सा भी लेते हैं,
और उसमें उसको करने पर भी बच्चे के अंदर बहुत सारे, मैंने देखा है, टीम वर्क बहुत अच्छा डेवलप हुआ है, बच्चों के अंदर कॉन्फिडेंस लेवल बहुत अच्छा हुआ है, फिजिकल डेक्सटेरिटी बच्चों के अंदर बहुत बढ़ा है। तो स्काउट को हम लोग बहुत बढ़ावा देते हैं। अच्छा मैम, जैसे कि आपने देखा होगा कि बहुत सारे अभिभावक हैं, वो अपने अपने सजेशंस और अपने अपने फीडबैक होते हैं, वो आपको देके जाते हैं, तो किस तरीके से आप उन्हें लागू करते हैं, किस तरीके से हैंडल करते हैं? देखिए, हम लोगों ने एक रजिस्टर मेंटेन किया हुआ है। पीटीएम्स में जब गार्जियंस आते हैं तो उनका वो फीडबैक वो देते हैं। हमने स्टूडेंट फीडबैक भी रखा हुआ है कि कंप्लेंट्स अगर हैं तो आप हम तक पहुंचाइए, और जल्द से जल्द, मतलब इसमें अगर सचमुच गलती, जैसे मैंने बोला ना सर कि एक छोटी सी गलती को अगर हम छुपा देंगे तो आगे चल के उसका ना बहुत बड़ा हमें हर्जाना भरना पड़ सकता है। बहुत बड़ा इम्पैक्ट है। इससे बेहतर है अगर मेरे गार्जियन ने मुझे समय रहते अवगत करा दिया कि आपसे या आपके टीचर से ये गलती हुई है, उस गलती को आप सर झुका के मान लीजिए। झुकने से कोई इंसान छोटा नहीं होता, एक कदम पीछे लेने से कोई पीछे नहीं हो जाता, और उसको जल्द से जल्द उसका समाधान करे। तो मैं यही कहूंगी कि अगर कोई मतलब कोई सजेशन देता है गार्जियन और वो मेरे स्कूल के हित के लिए है, तो उस गार्जियन के नाम सहित मैं उस सजेशन को अप्लाई करती हूँ और आगे भी करूंगी, और गलत भी अगर है तो अपनी गलती को मैं मानकर अपने सुधार में लग जाती हूँ। बहुत अच्छा विचार है आपका, और बहुत अच्छे तरीके से आप कार्य कर भी रही हैं। स्कूल के विजन मिशन को आगे ले जाने के लिए, बच्चों के विकास के लिए आप बहुत अच्छा कार्य कर रही हैं, और बहुत अच्छा दृष्टिकोण आपका इस पूरे पॉडकास्ट के दौरान हमें देखने को मिला है। जैसा हम सोच के चल रहे थे कि ऐसा ऐसा विद्यालयों में होता है, और एक बहुत अलग तरीके की निगेटिविटी जो है बच्चों में देखने को मिल रही है, लेकिन विद्यालय की ओर से ऐसा, इसको पूरी वार्ता के दौरान लग रहा है कि काफ़ी प्रयास जो है विद्यालय की तरफ से किए जा रहे हैं। अब उसमें 100 में से 100 लोगों को तो नहीं किया जा सकता ब्लेम, उसमें 1-2 लोग ऐसे हो सकते हैं कि भाई अलग अलग परिस्थितियां होती हैं, वो बच्चे पर भी डिपेंड करता है, लेकिन उसमें विद्यालय को पूरी तरीके से दोषी ठहराना उसमें सही नहीं है। तो उसमें हमने इस पे लिए भी बात की है, स्कॉलरशिप प्रोग्राम के बारे में भी हम चर्चा कर चुके हैं, आने वाली योजनाओं के बारे में हम चर्चा कर सकते हैं। अब थोड़ा सा बात कर लेते हैं बिल्कुल मॉडर्न 21st सेंचुरी में इस लोग हम लोग चल रहे हैं। तो जैसे कि आपने देखा होगा, बहुत सारी ऐसी टेक्नोलॉजी जैसे रोबोटिक्स आ चुका है आज के दौर में। ये कुछ साल पहले इसका कोई अस्तित्व नहीं था, लोग नहीं जानते थे इसके बारे में। एआई आ चुका है, वीआर टेक्नोलॉजी आ चुकी है, और आपकी अलग अलग डिजिटल टेक्नोलॉजी आ रही है। तो ये मॉडर्न जो एजुकेशन जो बच्चे में आ रही है, इसको आप कैसे स्कूल में सामंजस्य बिठा रहे हैं? देखिए, हाइब्रिड लर्निंग एक आज के शिक्षा प्रणाली का एक बहुत ही महत्वपूर्ण पार्ट बन चुका है। इस चीज को हम नकार नहीं सकते, है ना। ये जो सारे जो भी एप्स अवेलेबल हैं, ये सब बच्चे को हेल्प तो करते हैं, मगर मेरा मानना ये है कि ह्यूमन टच की बहुत जरूरत है। बिना ह्यूमन टच, बिना ह्यूमन इंटरेक्शन के एआई कभी भी सफल नहीं हो सकता। एआई हमें एक्यूरेसी दे सकता है, वो हमें करेक्ट आंसर दे सकता है, बट वो ना हमें बहुत सारे ऑप्शंस के साथ आंसर्स देता है। एक आप सवाल पूछिएगा, देखिएगा एआई आपको तरह तरह के जवाब देगा। शिक्षक का काम है उन बहुत सारे सवालों में से बच्चे के आईक्यू के हिसाब से, बच्चे के स्तर के हिसाब से कौन सा सवाल उसको सूट करता है, वो उस तक पहुंचा देना शिक्षक के लिए बहुत जरूरी है। और रही बात एआई रोबोटिक्स का, तो हम कोशिश कर रहे हैं, और इस साल हमने ये बात सोचा भी है। हम इस साल ये हमारा नया एक इंट्रोडक्शन होगा, स्किल डेवलपमेंट क्लासेस। इस बार से हम लोग इसको इंट्रोड्यूस करेंगे कि हफ्ते में एक दिन, मतलब 4 हफ्ते होते हैं महीने में, हम कोशिश करेंगे कम से कम 2 हफ्ते, अगर 4 हफ्ते ना भी सही हो सके तो हम एक दिन बैगलेस रखेंगे, और उस दिन हम स्किल डेवलपमेंट क्लासेस को इंट्रोड्यूस करेंगे, जिसमें रोबोटिक्स से रिलेटेड या जो बच्चे के अंदर जो टेक्निकल स्किल्स डेवलप होने चाहिए, जैसे बच्चा ना 2 तार जोड़ना भी सीख जाए, एक स्विच को कैसे रिपेयर करना है भी सीख जाए, तो घर के छोटे छोटे काम के लिए उसको बाहर जाने की जरूरत नहीं पड़ेगी। वो खुद इतना आत्मनिर्भर हो जाए कि उसको ये सारे काम के लिए अपनी ही हाथों से वो कर ले। तो ये चीज टेक्निकल स्किल्स को हम डेवलप करने के लिए इस बार हम लोग कुछ नए क्लासेस इंट्रोड्यूस कर रहे हैं। बहुत अच्छा विचार है आपको, और ये आज की तारीख में पहली ज़रूरत भी बन गई है, क्योंकि जितना ज़्यादा हम टेक्नोलॉजी को अडॉप्ट करेंगे जी, उतना ही ज़्यादा हमारे लिए जीना जो है और आसान बना रही है टेक्नोलॉजी। और अंत में इस पॉडकास्ट के लगभग सभी सवाल
जो इतनी बड़ी लिस्ट मैं 6 पेज की लेके आया था, बहुत विस्तृत रूप में बहुत ही अच्छे तरीके से आपने सभी सवालों का लगभग जवाब दिया है। धन्यवाद। एक अंतिम सवाल मैं आपसे करना चाहूँगा कि जो हमारे अभिभावक हैं और बच्चे हैं, उनके लिए आप अंत में किस प्रकार से शब्द कहना चाहेंगे? सर, एक बहुत अच्छी बात मुझे किसी ने कुछ साल पहले सिखाई थी, मतलब मैं उनको अपना मार्गदर्शक भी मानती हूँ, उनका मेरे जीवन में बहुत बड़ा रोल भी रहा है। 2 व्यक्ति, एक तो बच्चों के लिए मेरा जो कहना है, एक कहा जाता है कि जब माउंट एवरेस्ट की चढ़ाई चढ़ता है ना, जी। तो एक सवाल पूछा गया था कि माउंट एवरेस्ट की चोटी पर जाकर परचम कैसे लहराता है, मतलब कब लहराता है। तो उसका एक जवाब बहुत अच्छा दिया था उन्होंने कि जब सांसें रुकने लगती है, हाथ गलने लगते हैं, आप समझिए जब एकदम समिट पर होते हैं, जी। समिट करते एकदम पीक पे पहुंच रहे होते हैं, तो जब सांसें तब एनर्जी हाँ बिल्कुल खत्म हो जाती है, हाँ, खत्म हो जाता है, तब जाके वो परचम लहराता है। मतलब कि उस सिचुएशन में जाने के बाद 2 कदम जब चलना मुश्किल हो, तब वो पर्वतारोही अपना कदम बढ़ाता है और जाकर वो परचम लहराता है। तो स्टूडेंट को ना जिस लेवल पे जाके लगता है कि हाँ ये डिफिकल्ट है, मुझे इसके आगे मुझसे अब नहीं होगा, वहीं पर उसकी लड़ाई एक्चुअली शुरू होती है। वही उसका सबसे बड़ा चैलेंज है, वो खुद अपना चैलेंज है। तो आपको अपनी लड़ाई खुद लड़नी है। टीचर, आपके पेरेंट्स आपके साथ हैं, मगर आपको अपनी लड़ाई खुद लड़नी है। और परचम आपको जब तभी अब लहरा पाओगे जब आप बहुत मेहनत करोगे, मतलब आपकी सांसें रुकेंगी, आपके हाथ गलेंगे तब। और अभिभावकों के लिए मेरा बस इतना ही कहना है कि इस स्कूल को खोलने के पीछे का उद्देश्य ही था कि बच्चों का स्वर्णिम भविष्य का निर्माण हो, अभिभावकों के सपनों को पूरा करे, और जितने भी लोग इस संस्था के साथ जुड़े हुए हैं, हर किसी का विकास हो, हर किसी की उन्नति हो। तो ये बहुत ही मूल मंत्र है हमारा कि हम अभिभावकों को निराश नहीं करना चाहते, हम उनको आश्वासन देना चाहते हैं कि आप अपने बच्चे को एक सुरक्षित हाथ में दे रहे हैं और हम पे थोड़ी सी आस्था रखें। हम आपके बच्चे का अपने बच्चे जैसा ध्यान रखेंगे और उसके स्वर्णिम भविष्य को आपको बनाकर जरूर देंगे। ये मेरा मानना है कि हम इसके लिए कोशिश करेंगे। बहुत अच्छा, बहुत सुंदर विचार है आपका। और मैं अभिभावकों से और सभी बच्चों से निवेदन करूंगा कि जैसा कि मैम ने बताया है, जैसा कि इस स्कूल का उद्देश्य है, उस पर अगर थोड़ा सा भी अमल करें तो अपने जीवन में बहुत आगे बढ़ सकते हैं और विद्यार्थी अपना जो है लक्ष्य को जो है निर्धारण करके उसको प्राप्त कर सकते हैं। तो आज का एपिसोड आपको पॉडकास्ट कैसा लगा, इसके बारे में हम अपनी राय दीजिएगा। और मैं विशेष धन्यवाद कहना चाहूँगा स्वाली मिश्रा मैम जी का कि वो आज हमारे इस कार्यक्रम में आई और अपना कीमती समय दिया और इतने सारे जो प्रश्न हमने पूछे उन सभी प्रश्नों का बेबाकी से विस्तृत रूप से हमको जवाब दिया। बहुत सारे हमारे ऐसे डाउट्स थे विद्यालय को लेके, अभिभावकों को लेके, शिक्षा को लेके, उन्होंने सभी हमारे डाउट्स क्लियर करे। बहुत बहुत धन्यवाद मैम आपका। और हम आशा करते हैं कि आगे भी हम आपके विद्यालय से, मैनेजमेंट कमेटी से आज हम मिल नहीं पाए हैं, उनके लिए भी हमारे पास कुछ प्रश्न हैं, उनसे भी हम आगे बातचीत करेंगे और उनसे भी हम जवाब लेंगे जो एडमिनिस्ट्रेटिव पे अलग थोड़े से हो जाते हैं और मैनेजमेंट लेवल के थोड़ा सा सवाल अलग हो जाते हैं, तो उनसे भी हम प्रश्न करेंगे और उनसे भी जवाब लेने की कोशिश करेंगे। और बहुत बहुत धन्यवाद आपका। नमस्कार। नमस्ते।